हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कोई इंसिडेंट वेव है, उसका फंक्शन गिवन है, तो कैसे हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव का फंक्शन बनाते हैं, कैसे ट्रांसमिटेड वेव का फंक्शन बनाते हैं। तो उन चीजों को एक बार हम लोगों ने इन जनरल पढ़ा था, तो उन चीजों को एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि चीजें काफी काम की हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पहले तो हम लोग एक बोलते थे कि एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है और एक ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को AR बोल देते हैं और एक था ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। और इसको हम लोग बोल देते हैं AT, T फॉर ट्रांसमिशन। तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट था AR, इसको हम लोगों ने निकाला था V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1। इससे पता चलता है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। और जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट था AT, उसकी वैल्यू थी 2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये वैल्यूज हमें रटी होनी चाहिए। अभी मतलब बताऊंगा कि इनका क्या क्या यूज है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 और जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो 2V2 अपॉन V1 प्लस V2। V1 V2 के मतलब यूजुअल है कि हम लोगों के पास एक स्ट्रिंग थी, ये सपोज स्ट्रिंग है। हम लोगों के पास एक स्ट्रिंग है और इस पॉइंट पर एक दूसरी स्ट्रिंग अटैच कर दी गई। तो लेफ्ट का जो मीडियम था और राइट का मीडियम था वो डिफरेंट थे। तो लेफ्ट के मीडियम का मास पर यूनिट लेंथ μ1 और राइट के मीडियम का मास पर यूनिट लेंथ μ2। तो लेफ्ट मीडियम में जो पल्स की स्पीड थी उसको हम लोगों ने v1 माना था और जो राइट के मीडियम में पल्स की स्पीड थी, वेव की स्पीड थी, उस स्पीड को हम लोगों ने v2 माना था। तो ये जो V1 V2 इनका मतलब समझ में आ रहा होगा। V1 is the speed of wave on left string and V2 is the speed of wave on right string। और जंक्शन वाले पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया था x is equal to 0 और इस एक्सिस को मान लिया था पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये तो कोएफिशिएंट्स हैं जो रटे होने चाहिए। अगर रटे होंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, अब जैसे मैंने बोला कि कोई वेव यहां पर इंसिडेंट हुई थी, तो उन चीजों को ही पढ़ लेते हैं कि कोएफिशिएंट हुआ तो एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा और बाकी जो फेज का पार्ट आ रहा होगा तो फेजेस के साथ कैसे डील करना होगा। तो जैसे हम लोगों ने बोल दिया कि हम लोगों ने यहां से कोई पल्स भिजवाई, ये लेफ्ट मीडियम से कोई पल्स ट्रैवल कर रही, ये पल्स। तो लेफ्ट मीडियम में जो इंसिडेंट पल्स होगी, उस इंसिडेंट पल्स का कोई अपनी एक वेव फंक्शन होगा। तो हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन क्या होगा और ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन क्या होगा। और जरूरत पड़ने पर वो ये भी बोल सकता है कि लेफ्ट मीडियम में टोटल वेव फंक्शन क्या है। तो टोटल वेव फंक्शन का मतलब होगा इंसिडेंट वेव फंक्शन प्लस रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात पर डिस्कशन नहीं किया था कि वेव इन्वर्ट होकर के आएगी या वैसी वापस चली जाएगी। तो उन सारी बातों के रीजन आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि जो ये वेव इंसिडेंट वेव है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस इज इंसिडेंट पल्स। तो इंसिडेंट पल्स का जो भी फंक्शन था उसको हम लोग लिख देते साई आई और वो x और t का फंक्शन होगा। ये हम लोग पढ़ चुके थे।
और चूंकि ट्रैवलिंग वेव है तो मुझे पता है कि कौन सा फॉर्म आ रहा होगा, अंदर जो फॉर्म आ रहा होगा वो एफ ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी। इसको कभी कभी हम लोग साइन वेव के लिख देते कि एक्स माइनस ओमेगा टी, राइट, या ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो उन सारी बातों का डिटेल हम लोग पहले भी देख चुके। तो जो इंसिडेंट वेव थी, अगर उसका फंक्शन साई आई एक्स टी, कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टैन हो सकता है, जो भी फंक्शन हो, अब इसको यूज करके हमें लिखना है कि ट्रांसमिटेड वेव का क्या फंक्शन आएगा और रिफ्लेक्टेड वेव का क्या फंक्शन आएगा। तो जैसे हमें ट्रांसमिटेड वेव का फंक्शन लिखना है, अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखना और रट भी लेना। हमें ट्रांसमिटेड वेव का फंक्शन लिखना है, साई किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चूंकि ट्रैवलिंग वेव है तो एक्स और टी के फॉर्म में लिखी जाएगी। तो हम लोगों ने बोला था एक तो एम्पलीट्यूड करेक्शन होगा, तो एम्पलीट्यूड जब ट्रांसमिटेड वेव का फंक्शन लिखना होगा तो हम लोग ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है ET, और ET हमें पता है 2v2 अपॉन v1 प्लस v2। जो ट्रांसमिटेड वेव होगी वो राइट मीडियम में ट्रैवल करेगी और वहां की स्पीड बदल चुकी होगी। तो मैंने वहां पर एक ट्रिक बताई थी कि x को किससे हमें रिप्लेस करना है, तो x को हमको रिप्लेस करना था v1x अपॉन v2 से रिप्लेस करना था। तो यहां पर जो इंसिडेंट वेव फंक्शन होगा, इस इंसिडेंट वेव फंक्शन में जहां पर भी x लिखा था उस x का हमें रिप्लेसमेंट करना होगा, और वो रिप्लेसमेंट करना होगा v1x अपॉन v2 से। तो अगर x की जगह हम लोग लिख देंगे v1x अपॉन v2 कॉमा t, तो ये हमको ट्रांसमिटेड वेव का टोटल फंक्शन मिल जाएगा। पहले तरीके समझ लेना, क्वेश्चंस हजार होंगे और वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे इसी तरीके से। तो जब कभी ट्रांसमिटेड वेव का फंक्शन लिखना होगा तो क्या करेंगे, जब ट्रांसमिटेड वेव का फंक्शन लिखना होगा तो सबसे पहले तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करना है इंसिडेंट फंक्शन में, लेकिन उसके अंदर के फेज में जो भी फैक्टर्स आ रहे होंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे, फेज बदलता है नहीं बदलता है, लेकिन जो ओवरऑल एक्सप्रेशन था t माइनस एक्स अपॉन वी वाला वो तो चेंज हो चुका होगा, क्योंकि लेफ्ट मीडियम में लिखा गया होगा t माइनस एक्स अपॉन v1 और राइट मीडियम में लिखा गया होगा t माइनस एक्स अपॉन v2। तो दूसरा चीज, पहला तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट लिखना है और इसके बाद x को हमें रिप्लेस कर देना है v1x अपॉन v2 से, तो अपने आप हमें ट्रांसमिटेड वेव का फंक्शन मिल जाएगा। अगर वो हमसे कभी पूछता है कि रिफ्लेक्टेड वेव का क्या फंक्शन लिखना है, तो रिफ्लेक्टेड वेव का फंक्शन हम लोगों ने साई आर से लिख दिया, ट्रैवलिंग वेव है तो xt का फंक्शन होगा। तो सबसे पहले तो हमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यूज करना है, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यूज करना है तो इसको हम लोग लिख देते हैं AR। AR का मतलब था v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1, एक्चुअली ये v1 लिखा हुआ, v2 प्लस v1। तो इससे एम्पलीट्यूड करेक्शंस आ रहे होंगे कि हम लोगों ने यहां से एम्पलीट्यूड को करेक्ट कर लिया। अब जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो तो उसी मीडियम में वापस आएगी, और उसी मीडियम में वापस आएगी तो स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वेव ट्रैवल कर रही होगी वो तो पीछे की तरफ ट्रैवल कर रही होगी। तो पीछे ट्रैवल करेगी तो जो फंक्शन आएगा वो t माइनस एक्स अपॉन वी की जगह t प्लस एक्स अपॉन वी आएगा। इंसिडेंट वेव में अगर ये फॉर्म रहा होगा t माइनस एक्स अपॉन v1, तो जो रिफ्लेक्ट होकर के वेव पीछे मूव करेगी वो t प्लस एक्स अपॉन v1, क्योंकि मीडियम नहीं बदला है तो स्पीड नहीं बदलेगी। तो हमें सिर्फ एक काम करना होगा कि जो हमारा इंसिडेंट फंक्शन था उसमें x की जगह माइनस एक्स हमें पुट कर देना, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव का फंक्शन मिल जाएगा। अगर बोलते हैं कि लेफ्ट मीडियम में टोटल वेव फंक्शन लिखो, तो लेफ्ट मीडियम में दो वेव्स एग्जिस्ट करती, कौन कौन सी दो, एक तो इंसिडेंट वेव और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें ट्रांसमिशन का वेव फंक्शन लिखना है और कैसे हमें रिफ्लेक्शन का वेव फंक्शन लिखना है। पहले तो हमें एम्पलीट्यूड करेक्शंस करने, और जब एम्पलीट्यूड करेक्शंस हो जाएंगे तो जो फेज वाला पार्ट होता है जहां पर लिखा होता है t माइनस एक्स अपॉन वी,
उस पार्ट को हमें और करेक्ट करना होता है। तो टेक्निक याद रखने की जरूरत है कि जब ट्रांसमिटेड वेव का फंक्शन लिखना है तो इंसिडेंट वेव में x को रिप्लेस कर देना है v1x अपॉन v2 से, और जब रिफ्लेक्टेड वेव का फंक्शन लिखना है तो वहां पर x को हमें रिप्लेस कर देना है, किससे? -x से रिप्लेस कर देना है। तो हमें इंसिडेंट वेव से ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों फंक्शंस मिल चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता है कि हमारे पास एक साइन वेव का फंक्शन, जो कि यूजुअली लोगों को बहुत आसान लगता है, क्योंकि जब वेव पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं वेव के जितने फंक्शंस होंगे सारे साइनोसॉइडल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने मान लिया कि एक इंसिडेंट वेव थी और उसका जो वेव फंक्शन था y से लिख देते हैं y x, t, और ये था इंसिडेंट वेव, और ये इंसिडेंट वेव थी a साइन ऑफ कुछ ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी लिख देते हैं, तो ओमेगा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो जो बेसिक फॉर्म आ जाएगा वो t माइनस एक्स अपॉन v1 और इंटू ओमेगा, ऐसे। तो ये तो हम लोग का इंसिडेंट वेव फंक्शन है। एक लेफ्ट में स्ट्रिंग थी, यहां पर ज्वाइंट था, ये दूसरा रीजन था, तो यहां पर स्पीड v1 और यहां पर स्पीड v2 है। सबसे पहला काम होगा कि हम लोग कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालना होगा, तो ये आएगा 2v2 अपॉन v2 प्लस v1, और जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1। तो अगर हमें लिखना है रिफ्लेक्टेड वेव, सपोज हमको लिखना है रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन y r x, t। y का मतलब डिस्प्लेसमेंट, r का मतलब रिफ्लेक्टेड से, x t हमें पता है कि x और t के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। इंसिडेंट वेव फंक्शन क्या था? इंसिडेंट वेव फंक्शन था yi, और रिफ्लेक्टेड चूंकि लिखना है तो वेव वापस जा रही होगी लेकिन उसी मीडियम में जा रही होगी, तो x को मैं रिप्लेस करना है -x से। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर जहां पर x लिखा था उसको हमें लिख देना है -x। तो y xt ये लिखा था, तो अगर हमसे पूछा जाता y इंसिडेंट -xt कितना आएगा, तो जहां x लिखा है वहां पर -x लिख दो, तो दिस इज a साइन ऑफ t, और x को अगर -x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +x, t प्लस एक्स अपॉन v1 इंटू ओमेगा। तो हमारे पास फिर y रिफ्लेक्टेड फंक्शन हमें मिल गया, a r रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अभी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, इसलिए बोलते हैं कि हर चीज को कंप्लीट पढ़ना चाहिए। तो a r और y i माइनस एक्स टी कितना आएगा, वो आ जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस x अपॉन v1। तो ये कौन सा फंक्शन मिल गया? रिफ्लेक्टेड वेव का फंक्शन मिल गया। अगर हमें ट्रांसमिटेड फंक्शन लिखना था तो y ट्रांसमिटेड x, t, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। सबसे पहला काम था एम्पलीट्यूड करेक्शन, तो उसके लिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम लोग अपना इंसिडेंट वेव फंक्शन लिखेंगे, और वो था a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी लिखना है, लेकिन एक चेंज था यहां पर कि जहां पर x लिखा है उससे में v1x अपॉन v2 लिखना है। तो t माइनस x की वैल्यू पर हम लिखेंगे v1x अपॉन v2, तो v1x अपॉन v2, और एक v1 पहले से लिखा था तो ये v1 तो कैंसिल हो गया, और v1 अगर कैंसिल हो गया तो ये आ गया a ट्रांसमिशन इंटू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन v2। और वो बात तो बिल्कुल जायज थी कि अगर वेव राइट साइड पर ट्रैवल कर रही तो t माइनस एक्स अपॉन वी लिखना होगा, और राइट साइड में वेव की स्पीड आएगी v2, इसका मतलब t माइनस एक्स अपॉन v2। तो अभी तक जो फिलहाल कुछ मिनट का डिस्कशन है ये पूरा सार है इसका, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे रिफ्लेक्टेड कोएफिशिएंट निकालना है,
कैसे ट्रांसमिशन का कोएफिशिएंट निकालना है, कैसे रिफ्लेक्टेड वेव का फंक्शन लिखना है और कैसे ट्रांसमिटेड वेव का फंक्शन लिखना है। अब यहां पर जब हम लोग रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे तो वहां से हमको एक आइडिया और भी लग जाएगा कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो इन्वर्ट होकर के आ रही होगी या इरेक्टेड ही वापस आ रही होगी। तो उसी फॉर्मूले सब आगे पार्ट पर मूव करते कि रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव एक्चुअली कैसे होंगे, उनके शेप कैसे होंगे, उनकी वेवलेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने जो पहला एग्जांपल लिया एग्जांपल 1, वहां पर जो लेफ्ट का मीडियम लिया, इस मीडियम को मान लिया कि दिस इज रेयरर मीडियम, और जो अगला मीडियम ले लिया इस मीडियम को हम लोगों ने डेंसर मीडियम मान लिया। लेफ्ट का मीडियम रेयरर मीडियम और राइट का जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। तो अब हमको देखना है कि इंसिडेंट वेव होगी तो उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव ये कैसे मूव कर रहे होंगे। रेयरर मीडियम का मास पर यूनिट लेंथ μ1 और डेंसर मीडियम का मास पर यूनिट लेंथ μ2। अब चूंकि लेफ्ट का मीडियम रेयरर है तो μ1 की जो वैल्यू है वो μ2 से छोटी है। डेंसर मीडियम है राइट का तो μ2 बड़ा होगा, लेफ्ट का मीडियम रेयरर मीडियम है तो μ1 छोटा होगा। हमें पता है कि स्ट्रिंग में वेव की जो स्पीड होती है उसके लिए फॉर्मूला √T/μ, v इज इक्वल टू √T/μ। तो जो मीडियम रेयरर होगा वहां पर जो स्पीड आ रही होगी उसको v1 मान लेते हैं और यहां पर स्पीड को v2। तो मीडियम अगर रेयरर है तो स्पीड ज्यादा होगी, तो मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि v1 की वैल्यू v2 से बड़ी आ रही होगी। रेयरर मीडियम में जो स्ट्रिंग वेव की स्पीड आएगी वो ज्यादा आएगी और डेंसर मीडियम में जो स्पीड आ रही होगी वो कम आ रही होगी। तो ये तो इतना बेसिक पार्ट हो गया जो हमें गिवन है प्रॉब्लम। अब हमको बताना है कि इंसिडेंट पल्स अगर किसी तरीके की है तो रिफ्लेक्टेड पल्स कैसी होगी और ट्रांसमिटेड कैसी होगी। तो मैं यहां पर एक पल्स डिफाइन करता हूं। मैंने सपोज एक पल्स चूज करी कि ये रस्सी थी और यहां पर एक पल्स है और वो पल्स ऐसी है, तो ये हम लोगों का इंसिडेंट पल्स है। दिस इज इंसिडेंट पल्स। और ये था जहां जंक्शन पॉइंट, जहां पर दो रस्सी एक दूसरे को मीट कर रही थी या ज्वाइन करी गई थी। इसके आगे और एक मीडियम था, वो मीडियम कौन सा था, μ2 था। तो हमें बताना है कि जो आगे वेव ट्रैवल कर गई होगी ट्रांसमिटेड मतलब, और जो वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई होगी मतलब रिफ्लेक्टेड, उनके शेप कैसे होंगे, उनके एम्पलीट्यूड, उनकी एनर्जीज, उन पर सब पर क्या फर्क पड़ा होगा, वेवलेंथ पर, फ्रीक्वेंसी पर एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो शेप की बात करते हैं। तो हम लोग अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्टेड वेव की, कि अगर हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव कैसी होगी तो सबसे पहला डिस्कशन करते हैं रिफ्लेक्टेड वेव का। रिफ्लेक्टेड वेव, तो रिफ्लेक्टेड वेव का अगर डिस्कशन करना है तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात करते हैं, तो वो आता है v2 - v1 अपॉन v2 और प्लस v1। ये तो एम्पलीट्यूड करेक्शन आएगा कि जो भी फंक्शन आ रहा हो उसमें पहले तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो अगर हम लोग नोटिस करें कि लेफ्ट में स्पीड ज्यादा थी और राइट में स्पीड कम है, तो जैसे वेव आगे जाएगी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो v2 की वैल्यू कम है और v1 की वैल्यू ज्यादा है। तो v2 की वैल्यू अगर कम है और v1 की वैल्यू ज्यादा है तो जो यहां पर AR आ रहा होगा वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ गया वो नेगेटिव हो गया। तो हम लोगों ने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया होगा इंसिडेंट वेव फंक्शन जो भी रहा हो, जैसे हम लोगों ने बोला था ψi(xt). तो जब हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव की बात कर रहे होंगे तो उसमें पहले तो इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो नेगेटिव साइन आने का मतलब वो इन्वर्ट हो चुकी होगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि वो वेव जो भी होगी वो इन्वर्टेड होगी। अब इन्वर्टेड होगी, एम्पलीट्यूड वही रहे होंगे या बदल गए होंगे, वेवलेंथ वही रही होगी या बदल गई होगी। वैसे यहां पर साइन फंक्शन नहीं तो हम लोग वेवलेंथ नहीं डिफाइन कर रहे, लेकिन फिलहाल मैं फिर भी बोल देता हूं कि दिस इज अवर लैम्डा आई
इसको मैं वेवलेंथ मान लेता हूं, मैं साइन फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूं। तो हम लोग ये समझ में आ गया कि रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्टेड होगी क्योंकि ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि ए आर नेगेटिव है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड पल्स विल बी इन्वर्टेड। अब एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर होंगे वो नीचे आएंगे, अगर नीचे रहे होंगे तो ऊपर जाएंगे। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गया कि अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नेगेटिव है, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तब नेगेटिव होगा जब वेव रेयर मीडियम से किधर जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। इसका मतलब कोई भी वेव अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है और तब रिफ्लेक्ट होती है, तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आएगा वो नेगेटिव आएगा, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब वेव विल बी इन्वर्टेड। तो उस केस में वेव इन्वर्टेड होगी। तो अब देखते हैं कि और किस चीज पर फर्क पड़ा होगा। क्या वेवलेंथ पर फर्क पड़ा होगा? तो वेव अगर उसी मीडियम में वापस आ गई, सेम मीडियम में वापस आ रही है, तो स्पीड भी वही है और टाइम पीरियड भी वही है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी। इसका मतलब वेवलेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा उसकी वेवलेंथ भी सेम आ रही होगी। ये इंसिडेंट वेव थी और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो जो वेवलेंथ आएगी वो भी कैसी आएगी, सेम आएगी। अगर हम लोग बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, क्योंकि कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हुआ होगा, और कुछ पार्ट अगर ट्रांसमिट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड पार्ट की एनर्जी कम होगी। एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्ट इज लेसर एज कंपेयर टू इंसिडेंट पार्ट। तो बाकी सारे पैरामीटर सेम होंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, वेवलेंथ नहीं बदली, स्पीड नहीं बदली, और एनर्जी घट चुकी, इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी घट चुका होगा, लेकिन वेवलेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। और वेवलेंथ पर अगर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है तो मैं कह सकता हूं कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट अगर वो बनाया जाए, तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड पार्ट बनाने की कोशिश करता तो ये वाला पीक पहले इंसिडेंट हुआ था तो ये पहले रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला पीक बाद में इंसिडेंट हुआ है तो बाद में रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर देता 1 2 3 4 और ये 5, तो सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ, 1, तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट कौन होगा, 1। इसका मतलब जो वेव पीछे चल रही होगी उसका 1 हिस्सा सबसे इधर चल रहा होगा। तो कुल मिलाकर के फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट आ रहा होगा वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, ऐसे। एक तो इन्वर्टेड होने क्योंकि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नेगेटिव है, और दूसरा ये वाली हाइट जो भी रही होगी हाइट उससे कम आएगी क्योंकि एनर्जी को रिड्यूस होना है। तो यहां से बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्ट। अगर कोई पूछे एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड भी तो घट गया होगा। एम्पलीट्यूड इसलिए घट गया होगा क्योंकि एनर्जी की वैल्यू घट चुकी होगी, और बाकी सारे पैरामीटर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो फ्रीक्वेंसी पर पड़ेगा, ना वेवलेंथ पर पड़ेगा, ना टाइम पीरियड पर पड़ेगा। एम्पलीट्यूड बदलेगा और उसकी एनर्जी बदलेगी। हाँ, वेव फंक्शन भी बदलेगा। तो वेव फंक्शन लिखने का तरीका तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेव फंक्शन कैसे लिखना है। तो ये डिस्कशन हो गया रिफ्लेक्टेड पार्ट का। अब बात करते हैं ट्रांसमिटेड पार्ट की। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को अगर गौर से देखा जाए तो जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट था वो अगर हम लोग अब ट्रांसमिटेड वेव की बात करें तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 80, जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट था वो 2v2 अपॉन v1 प्लस v2, और ये हमेशा पॉजिटिव है। जीरो हो सकता है अगर v2 की वैल्यू 0 हो जाए, और v2 की वैल्यू 0 होने का मतलब अगला मीडियम
इनफाइनाइटली डेंसर होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हमेशा है तो यहां से हम लोग एक बात तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि ट्रांसमिटेड वेव इज ऑलवेज इरेक्टेड with respect to इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट पल्स बोल सकते हैं। मतलब जो ट्रांसमिटेड पल्स होगी वो इंसिडेंट पल्स के कंपैरेटिवली हमेशा इरेक्टेड होगी। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंसिडेंट पल्स ये थी और ये जंक्शन पॉइंट था जिसको x = 0 बोला हम लोगों ने, और ये अगला मीडियम था। तो ट्रांसमिटेड पल्स को अगले मीडियम में जाना है। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस और आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वेवलेंथ पर क्या फर्क पड़ा होगा। तो जैसे अगले मीडियम में जाओगे, हम लोग का जो डिस्कशन हो रहा था वो डिस्कशन कौन सा था, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो लेफ्ट का जो मीडियम दे रहा है दिस मीडियम इज रेयरर, और जो आगे का मीडियम दे रहा है वो मीडियम डेंसर दे रहा है। तो रेयरर मीडियम में स्पीड है v1 और डेंसर मीडियम में स्पीड है v2, और हमें पता है कि v1 की वैल्यू v2 से बड़ी। कौन से फॉर्मूले से, v = √T/μ। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम है। हम लोग वेवलेंथ के बारे में जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट होता है तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में वेव जितना ट्रैवल कर जाती है उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो जैसे ये पल्स ट्रांसमिट होके आगे जाएगी तो इसकी स्पीड तो कम हो जाएगी ना, और इसकी स्पीड अगर कम हो जाएगी तो ये पल्स सिकुड़ जाएगी। कैसे? सबसे पहले ये हिस्सा क्रॉस करेगा। जिस समय ये वाला हिस्सा क्रॉस करेगा इस वाले पॉइंट को, तो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट क्रॉस करेगा, पहले ये चल रहा था v1 से और अब ये चलेगा v2 से, और v2 की वैल्यू v1 से छोटी है। तो ये चलने लगेगा धीरे धीरे, और ये वाला हिस्सा अभी भी उसी मीडियम में, तो ये तो अभी भी तेज चल रहा हो क्योंकि v1 की वैल्यू तो v2 से बड़ी। तो ये तेज चलेगा, ये स्लो चलना शुरू कर देगा, तो ये पल्स कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही अगले मीडियम में पहुंचेंगे वैसे दोनों हिस्सों की जो स्पीड्स हैं वो सेम हो जाएंगी, लेकिन तब तक ये पल्स कंप्रेस हो चुकी होगी। तो ये वेवलेंथ अगर लैम्डा आई थी तो इसको मैं लैम्डा टी बोल देता हूं। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि लैम्डा टी इज लेस देन लैम्डा आई। ट्रांसमिटेड वेव का जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ से छोटा होगा। इसका मतलब जब वेव लेफ्ट टू राइट मूव कर रही होगी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी, तो उस केस में वेवलेंथ रिड्यूस कर रही होगी। ये बात हम लोगों ने लाइट के चैप्टर में पढ़ी होगी कि जब लाइट वेव वैक्यूम से किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है क्योंकि वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। तो एक बात समझ में आ गई कि वेवलेंथ तो घट गई होगी, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर ओमेगा था तो यहां पर भी ओमेगा है। अगर ये फ्रीक्वेंसी एफ थी तो यहां पर फ्रीक्वेंसी एफ है। फ्रीक्वेंसी पर फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड पर भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। वेवलेंथ का तो पता चल गया। एक बात मैं और बोल सकता हूं कि ट्रांसमिटेड वेव जो भी है वो इंसिडेंट का ही तो हिस्सा था, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो चुका होगा। तो ट्रांसमिटेड वेव की एनर्जी इंसिडेंट वेव की एनर्जी से छोटी होगी, बराबर हो सकती है अगर कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट ना हो। और रिफ्लेक्टेड पार्ट के जीरो आने का सिंपल सा मतलब है कि मीडियम में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर हम लोग रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात करें AR, तो वो था v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1। अगर v1 v2 दोनों सेम हो जाए तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा 0, और 0 आने का मतलब कोई भी एनर्जी वापस नहीं आएगी। इसका मतलब और v1 v2 बराबर होने का मतलब मीडियम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। तो ये कह सकता हूं कि जो ट्रांसमिटेड एनर्जी होगी वो एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी से छोटी आएगी। तो एनर्जी
एनर्जी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इज लेस देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव। ट्रांसमिटेड वेव की एनर्जी इंसिडेंट वेव से छोटी आएगी। अब एक बात समझते हैं, एम्पलीट्यूड पर क्या फर्क पड़ा होगा। अगर ये वाली वैल्यू, अब ये डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मान लेता मैं A1 और ये वाली वैल्यू थी A1 डैश, तो इस पर क्या फर्क पड़ा होगा, बढ़ गया होगा या घट गया होगा। तो यहां पर सिर्फ ऐसे नहीं देखना एनर्जी घट गई तो एम्पलीट्यूड घट गया, क्योंकि और भी पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो स्ट्रिंग वेव की एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी। तो एनर्जी पर केवल एम्पलीट्यूड का रोल नहीं है, म्यू का भी रोल है और वी का भी रोल है। तो इन बातों को हमें चेक भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम लोग जा रहे थे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो हमें म्यू वी और इन सब को चेक करना होगा, एनर्जी को चेक करना होगा, तब बता सकते हैं कि एम्पलीट्यूड पर फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट है कि चेक करो कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा या कुछ भी पॉसिबल है। वैसे मुझे तो लग रहा है कुछ भी पॉसिबल है। तो ट्रांसमिटेड वेव का एनर्जी तो कम होगी, बट एम्पलीट्यूड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब बहुत से लोग रट लेते हैं कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो बात तब तक वैलिड जब तक बाकी पैरामीटर्स में कोई चेंज ना आए। तो यहां पर तो बाकी पैरामीटर भी चेंज हो रहे हैं, म्यू भी बदल रहा है, स्पीड ही बदल रही है, हाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका कैलकुलेशन करके देखना है कि एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है या घट सकता है, कांस्टेंट रहेगा या इनमें से कुछ भी पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो एक बात समझ में आ गई, फिलहाल मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है बराबर, बट वेवलेंथ तो सिकुड़ गई ना। तो जो पल्स की लेंथ रही होगी वो डेफिनेटली सिकुड़ चुकी होगी। तो ये डिस्कशन हो गया कि अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते तो जो ट्रांसमिटेड वेव है वो सिकुड़ गई होगी। अगर वो साइन वेव, उसकी वेवलेंथ की बात की जा सकती है, तो वेवलेंथ घट चुकी होगी। एम्पलीट्यूड का कुछ भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, एनर्जी डेफिनेटली इंसिडेंट से कम आएगी। और अगर मीडियम में कोई चेंज नहीं है, वैसे मैंने बोला ना रेरर से डेंसर मतलब मीडियम बदल रहा है, और बदल रहा है तो ट्रांसमिटेड वेव की एनर्जी इंसिडेंट वेव की एनर्जी से कम आ रही होगी। ये पार्ट हो गया ट्रांसमिशन का। रिफ्लेक्शन का हम लोग पहले देख चुके और हम लोगों ने केस कौन सा लिया, रेरर मीडियम से डेंसर। तो एक बात बोल सकता हूं कि जब स्ट्रिंग वेव रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्टेड होती है, जबकि ट्रांसमिटेड वेव इरेक्टेड होती है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव। जब वेव रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, जबकि ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। जब वेव रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्टेड वेव की वेवलेंथ और इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ बराबर रहती, लेकिन ट्रांसमिटेड वेव की वेवलेंथ इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ से छोटी हो जाती। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। फंक्शन लिखना मैंने पहले ही बता दिया कि हमें कैसे फंक्शन लिखना है, राइट। अब आते हैं कि अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में कुछ होता है, तो पहले एक बार इसको लास्ट कंक्लूड कर देते कि सपोज मैं बोलता है कि मेरे पास एक इंसिडेंट वेव है और वो इंसिडेंट वेव ऐसी है, तो हमें बताना है कि ट्रांसमिटेड, ये कौन सी वेव थी, इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव बताना है। तो एक बात क्लियर है कि ट्रांसमिटेड वेव सिकुड़ चुकी होगी, और सिकुड़ चुकी होगी तो वो कुछ ऐसी आ रही होगी। ये कौन सी थी, इंसिडेंट वेव, ये कौन सी थी, ट्रांसमिटेड वेव। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रेरर से डेंसर। अब बात करते रिफ्लेक्टेड वेव का क्या होगा। तो पहले इस पीक का रिफ्लेक्शन होगा, फिर इस पीक का रिफ्लेक्शन होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही होगी वो रिफ्लेक्टेड वेव कुछ ऐसे आ रही होगी, ये पार्ट ऐसे, कैसे। अगर ये पीक में 1 बोलता और ये पीक 2 था तो पहले 1 रिफ्लेक्ट होगा और फिर 2, और रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे चल रही होगी। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे चपटा बनाना चाहिए क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से छोटा है, बट यहां कुछ भी हो सकता है। जैसे बोलता है, बहुत सिंपल सा केस ले लेता, अगर सिंपल सा केस होता है ऐसा कि ये हम लोगों का इंसिडेंट है, तो जो ट्रांसमिटेड फंक्शन आ रहा होगा
वो ट्रांसमिटेड फंक्शन ऐसे आ रहा होगा, ये ट्रांसमिटेड, और रिफ्लेक्टेड जो फंक्शन आ रहा होगा वो ऐसे, और ये वेवलेंथ थोड़ी सी सिकुड़ चुकी होगी। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स खुद बना करके उनको सॉल्व कर सकते हो कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव हमें कैसे बनाने अगर इंसिडेंट वेव गिवन है। अब अगला डिस्कशन करते हैं कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना हो, जैसे हम लोगों के पास जो रस्सी का लेफ्ट वाला पार्ट था, लेफ्ट वाली रस्सी थी, वो डेंसर मीडियम है, और अगला जो पार्ट था वो रेयर था। इसका मास पर यूनिट लेंथ μ2 और इसका मास पर यूनिट लेंथ μ1। अब ये सारी प्रॉपर्टीज लाइट वेव से रिजेंबल करते हैं, इसलिए डिस्कशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स की। तो अगर हम लोग लिखते रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तो वो v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1, और अगर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की बात करते तो 2v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब की बार ये डेंसर है, ये रेयर है, और यहां पर स्पीड थी v2 और ये वाली स्पीड है v1। तो अब की बार क्लियर है कि v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा आ रही होगी। तो v2 की वैल्यू v1 से अगर बड़ी होगी तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो रिफ्लेक्टेड वेव विल बी इरेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेव इज इरेक्टेड with respect to इंसिडेंट वेव, और ट्रांसमिटेड तो हमेशा इरेक्टेड होती है। यहां से इसका मतलब है कि ट्रांसमिटेड वेव इज ऑलवेज इरेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव। रिफ्लेक्टेड इरेक्टेड है इस केस में, वह ट्रांसमिटेड तो हमेशा इरेक्टेड होती है। अब एक बात हम लोग और बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट वेव थी वो सपोज ऐसे थी, ये हम लोगों का इंसिडेंट वेव है। हम लोगों को बात करनी रिफ्लेक्टेड वेव की, तो ये बात हम लोग फिर बोल सकते हैं कि एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर चुका होगा, तो जो रिफ्लेक्ट हुआ होगा वो एनर्जी इंसिडेंट से कम आ रहे होंगे, लेकिन उसी मीडियम में वापस आने का मतलब बाकी सारे पैरामीटर सेम आएंगे। तो बाकी सारे पैरामीटर अगर सेम आएंगे तो रिफ्लेक्टेड वेव की एनर्जी अगर इंसिडेंट वेव की एनर्जी से कम है तो एम्पलीट्यूड भी तो कम आ रहा होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड पल्स जो आ, वेवलेंथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट आ रहा होगा वो ऐसे आएगा। एम्पलीट्यूड में तो डिक्रीज होगा। अगर मैं इसको बोल देता a तो ये वाली वैल्यू a डैश और a डैश की वैल्यू a से छोटी है, लेकिन अब की बार मैंने गलत बना दिया है क्योंकि यहां पर इन्वर्टेड नहीं होगा। कैसा होगा? इरेक्टेड होगा। तो अगर ये इरेक्टेड होगा तो फिर इसको हमें ऐसे बनाना चाहिए कि जो पहले हिस्सा टकराया होगा पहले वापस आया होगा। इसका मतलब अब की बार जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही होगी वो रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आ रही होगी, इस तरीके से, ऐसे। ये वाला पार्ट पहले आएगा, फिर ये वाला पीक आएगा, और ये वेव ऐसे चल रही। वेवलेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एम्पलीट्यूड पर फर्क पड़ गया होगा और वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया होगा। तो इंसिडेंट वेव ऐसे आ रही, तो ये वाला जो हिस्सा था वो पहले रिफ्लेक्ट हुआ होगा और ये वाला जो हिस्सा है वो बाद में रिफ्लेक्ट हुआ होगा। इस लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसे वेव चपटी हो जाएगी। ये तो बात हो गई रिफ्लेक्टेड वेव की। अगर मैं ट्रांसमिटेड वेव की बात करता तो v2 की वैल्यू v1 से बड़ी, और v2 की वैल्यू v1 से अगर बड़ी है तो दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। इसका मतलब एम्पलीट्यूड तो साफ साफ दिख रहा है कि बढ़ चुका होगा। पिछले केस में ऐसा आंसर दे सकते थे कि एम्पलीट्यूड बढ़ा होगा या घटा होगा। तो इस केस में v2 की वैल्यू अगर v1 से बड़ी है तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, और ये क्वांटिटी अगर 1 से बड़ी है
तो एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड वेव का इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड से ज्यादा आ रहा होगा। तो जो ट्रांसमिटेड वेव, हाँ एक चीज और, अब की बार अगले मीडियम में स्पीड भी ज्यादा है, तो स्पीड अगर ज्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू वी इंटू टी। तो स्पीड ज्यादा है तो वेवलेंथ भी तो बड़ी हो गई होगी। इसका मतलब जो वेव ट्रांसमिट हुई होगी उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ चुका होगा और वेवलेंथ भी बढ़ चुकी, लेकिन याद रखना एनर्जी नहीं बढ़ी होगी। एनर्जी तो इंसिडेंट से कम ही आएगी ना, रिफ्लेक्ट कुछ एनर्जी रिफ्लेक्शन में जाएगी, जो बाकी बचेगी वो ट्रांसमिशन में जाएगी। तो अगर वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में टकराती है तो रिफ्लेक्टेड वेव इरेक्टेड होती है, ट्रांसमिटेड वेव इरेक्टेड होती है। रिफ्लेक्टेड वेव की वेवलेंथ इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ के बराबर होती है, जबकि ट्रांसमिटेड वेव की वेवलेंथ इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ से बड़ी होती है। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड से छोटा होता है, जबकि ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड से बड़ा होता है। एनर्जी ट्रांसमिटेड वेव हो या रिफ्लेक्टेड वेव हो, दोनों की एनर्जी इंसिडेंट वेव की एनर्जी से कम होती है। इतनी बात क्लियर। अभी हम लोगों ने जो मीडियम में चेंजेस करे, बहुत ये नहीं किया कि एक इनफाइनाइटली डेंसर बना दिया। अब जैसे बोलते हैं कि स्ट्रिंग एक साइड पर फिक्स्ड एंड है, तो अगर वो डिस्कशन करने की कोशिश करें तो वैसे फॉर्मूले को जस्टिफाई, तो एक अगले कुछ स्पेशल केसेस है वो देख लेते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग है और ये इस एंड पर फिक्स्ड हो गई, मतलब आगे इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड या रिजिड एंड। इसका मतलब एनर्जी अब इसके आगे ट्रेवल नहीं करेगी। और दूसरी बात, ये वाला पार्टिकल एनर्जी कैरी भी नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर सकता। और मीडियम सारा इलास्टिक है, तो मीडियम अगर सारा इलास्टिक है तो उस एनर्जी को वापस आना होगा। तो वैसे मैं एक बात बोल सकता हूं कि μ1 इसकी वैल्यू तो कुछ म्यू है, लेकिन जो अब की बार μ2 है वो इनफाइनाइट है। और μ2 अगर इनफाइनाइट है तो जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ जाएगा 2v2 अपॉन v1 प्लस v2, और v2 अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो रूट ऑफ t अपॉन μ2, और μ2 अगर इनफाइनाइट है तो v2 की वैल्यू 0 बोल सकते। और v2 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी कितना आ गया, वो भी 0 आ गया। वैसे हम लोग इलास्टिसिटी के रूल यूज करके बता सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव कैसी थी, लेकिन पहले हम लोग इस फॉर्मूले पे ही जाते हैं। एक्चुअली जब यहां से एनर्जी ट्रैवल करेगी, जैसे मैंने बोला कोई एनर्जी ये ट्रैवल कर रही थी ये, तो इन सारे डिस्टरबेंस के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगे होंगे, कभी किसी सोर्स ने लगाए होंगे तभी तो एनर्जी ट्रैवल हुई। और जब ये पल्स इस एंड पर पहुंचेगी और उतनी ताकत से ऊपर उठाने की कोशिश करेगी तो उस पर नीचे फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा उतना ही फोर्स लगेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर आने थे वो आएंगे नीचे। इसका मतलब जो वेव यहां से लौट के आएगी वो इन्वर्टेड होगी। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हो गया वो हो गया 0। इसका मतलब एनर्जी का कोई भी पार्ट उस साइड पर ट्रैवल नहीं करेगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की, तो वो आएगा v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1, और v2 खुद कितना था, 0 था, तो v2 अगर 0 पुट कर देंगे तो दिस विल बी -1। तो सिर्फ हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब चीजों को पॉजिटिव से नेगेटिव बना देना है। तो ये पता चल गया कि रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्टेड होगी लेकिन एम्पलीट्यूड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इंसिडेंट वेव अगर ऐसे जा रही है तो जो हम लोगों की रिफ्लेक्टेड वेव आ रही होगी वो ऐसे आएगी और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ना तो वेवलेंथ बदली होगी, ना इसका एम्पलीट्यूड बदला होगा, ना फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आया होगा, ना एनर्जी में कोई चेंज आया होगा। तो अब की बार वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, एम्पलीट्यूड सारे पैरामीटर सेम आएंगे, बस इतना होगा कि वेव जो रिफ्लेक्टेड है वो इंसिडेंट वेव के कंपैरेटिवली इरेक्टेड होगी। इतनी बात क्लियर हो गई।
तो अगर फ्री एंड होता, सपोज में बोलता है कि रस्सी है, इसके आगे एक रिंग है, मासलेस रिंग है, और ये एक फ्रिक्शनलेस रॉड है। अब यहां पर कोई वेव ऐसे करके इंसिडेंट होती, ये वेव, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही होगी वो फोर्स के लॉजिक से हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेव इसके रिस्पेक्ट में इरेक्टेड होगी। तो अब की बार रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आ रही होगी, इस तरीके से। तो रिफ्लेक्टेड वेव इज इरेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव। तो यहां पर आगे कोई मीडियम नहीं था, तो आगे मीडियम नहीं था, तो जो एनर्जी थी उसे जहां रास्ता मिला होगा वहां चली गई होगी। अगर मैं रस्सी से घुमा दूं और फिर यहां एनर्जी प्रोड्यूस करूं तो वो उसी रस्सी पर ही चलेगी। आगे मैंने देखा रस्सी तो खत्म हो गई, तो जो एनर्जी ऐसे ट्रेवल कर रही थी लौट करके ऐसे ही वापस आ जाएगी। अब की बार ऐसे ही वापस आएगी क्योंकि फ्री एंड था। तो फोर्स के लॉजिक बनाएंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि फ्री एंड का डिस्टर्बेंस कैसे होता है। ये बात हम लोग डिस्कस भी करेंगे बाद में। तो ये तो हो गया फ्री एंड से रिफ्लेक्शन और ये हो गया फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन। हाँ, अगर मैं एक डिफरेंट टाइप की वेव बनाता तो उससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। मैंने बोला कि मैंने एक पल्स ले ली ऐसे ऐसे, अब ये हम लोगों का इंसिडेंट पल्स था। रस्सी का एक एंड रिजिड से फिक्स था, फिक्स्ड एंड था, आगे नहीं जा सकती। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी वो मुझे पता है कि इन्वर्ट होकर के, लेकिन ये हिस्सा पहले रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हिस्सा अगर पहले रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव कुछ ऐसे आ रही होगी, इस तरीके से। अगर ये वाला पीक ए और ये वाला पीक बी है तो ए पहले रिफ्लेक्ट होगा, बी बाद में रिफ्लेक्ट होगा, और किसी पैरामीटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेवलेंथ सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, बस केवल इन्वर्ट हो रही होगी, एनर्जी भी सेम रहेगी। ये तो डिस्कशन हो गया कि वेव अगर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम बोलता है कि फ्री एंड होता और फिर पल्स ऐसे होती और आगे था फ्री एंड, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इन्वर्टेड तो होती लेकिन ऐसे। अब ये हिस्सा पहले रिफ्लेक्ट होगा, इन्वर्ट रहेगा तो ये यहां पर पहुंचेगा, ये बाद में रिफ्लेक्ट होगा तो पीछे पीछे चल रहा होगा। तो फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे होगा, और फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे होगा। फिक्स एंड है तो भी कोई ट्रांसमिशन नहीं होना है, और फ्री एंड है तो भी आगे कोई ट्रांसमिशन नहीं होना है, क्योंकि आगे कोई मीडियम नहीं, और इस केस में मीडियम बहुत हैवी है, इतना ज्यादा डेंसर मीडियम है कि वहां पर पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर पाते।